नमस्कार दोस्तों, आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दिनों बाद आज हम फिर आपके साथ उपस्थित हैं, एक नई जानकारियों का संग्रह लेकर के। आपकी ही डिमांड पर, आपके कहने पर ही इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाया जाए। तो काफ़ी दिनों से एक नई सीरीज़ का उद्घाटन होना बाकी था, जो आप वेट कर रहे थे। आज आपका वेट जो है कंप्लीट होने वाला है। एक उसी विज्ञान या यूँ कहें अंतरिक्ष माला की सीरीज़ में आज एक और अध्याय हम जोड़ने जा रहे हैं। तो पहले तो आप सभी लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको लिए चलते हैं इस अनंत विस्तारित ब्रह्मांड की महाघनी काली अंधेरी गुफाओं में प्रकाश की किरण के साथ यात्रा करने का प्रयास करेंगे। और आज आप लोग अपने सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि हम इस अनंत विस्तारित ब्रह्मांड में जाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लेंगे, हम ऐसी आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं। आज हम बात करेंगे प्राचीन खगोल विज्ञान के एक और अध्याय की। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी मान्यताओं से प्राप्त, विभिन्न प्रकार की खगोलीय गणनाओं से प्राप्त, अब तक ये निकल के आता है कि मानव का जो प्रादुर्भाव है, अपीयरेंस है, प्रकटन है इस धरती पर, पिछले 20 लाख सालों में हुआ है। विभिन्न प्रकार की खगोलीय गणनाएं जो निकल के आती हैं वो हमें यही बताती हैं कि मानव का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, जो हम आज के मानव यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, होमो सेपियंस की जो शेप दिखाई दे रही है, उससे पहले विभिन्न प्रकार के अन्य मानवों की शेप्स हुई, उनका जो प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ है। तो यूं ही नहीं कह सकते हम कि अचानक से इस धरती पर किसी जो है आपके विभिन्न सत्ताओं के तहत या किसी अन्य माध्यम से, यूं कहें रैंडम अचानक या दृश्या एक बार में ही मानव का जो है प्रादुर्भाव हो गया। ये एक प्रोसेस का नतीजा है, एक प्रक्रिया का नतीजा है, और ये प्रक्रिया धीरे धीरे करके घटित होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है, जो आज हम और आप यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। उसी चीज़ों को जब मानव पुराने ज़माने में देखता होगा तो उन्हें लगता होगा कि आकाश की तरफ देखने पर कि आखिर ये टिमटिमाते हुए दीपक, जिन्हें आज हम तारों के नाम से जानते हैं, वो क्या हैं। उन्हें लगता था कि ये गोल भगोल जो आकाश है पूरा, उस आकाश में, इस अनंत विस्तारित ब्रह्मांड में, ये जो आकाश है वो पूरा गोल नज़र आता था। उसको गोल आकाश को देख करके उन्हें लगता था कि एक्चुअल में ये जो डोम शेप की आकृति है, ये पूरा ये गोल गुम्बदाकार आकृति है, आकाश यूँ झुकता हुआ नज़र आता है, और उस पर, उसके ऊपर कहीं पर ये ऐसे ऐसे तारे जो हैं, वो जो ज्योति हैं, प्रकाश पुंज जिन्हें कह सकते हैं, वो तारों की ज्योति या फिर जो दिए जैसी आकृति जो है वो उनमें लगी हुई हैं कहीं पर, और उनके माध्यम से ये जो है चमक बिखेरते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी जो मिस्र के निवासी थे, उन्हें भी ऐसा लगता था कि नुत नाम की कोई देवी हैं। ये ऐसी कुछ उनकी कथाएं हैं जो प्राचीनतम खगोलीय प्रमाणों से प्राप्त हुई हैं हमें। उनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि वो ऐसा मानते थे, या जो लेख हैं वो हमें ऐसा प्रतीत कराते हैं, बताते, समझाते, दिखाते हैं, उनसे हमें अवगत होता है कि उन्हें वो मानते थे कि एक्चुअल में ये जो आकाश है, ये ऐसे ऐसे ये झुका हुआ है चारों तरफ से पूरा, वो उसमें जो है वो ये झुके हुए आकाश में जो तारे हैं, जो यूं बुने हुए तारे हैं, यानी दीपक जो लटके हुए हैं आकाश में, उन्हें वो मानते थे कि दीपकों जैसी आकृतियां जगह जगह अलग अलग लटकी हुई हैं। और ये क्या है, ये उनकी एक देवी हैं। वो उनकी अपनी कल्पनाएं थी, हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट थी, मान्यताएं थी, मानते थे वो लोग ऐसा कि एक्चुअल में ऐसा होता होगा। उस समय वो आपकी तरह, आज की तरह इन सारी चीज़ों से अवगत ना रहे होंगे जिससे आज आप अवगत हैं, या फिर आज आप इससे अवगत हैं। वो उस ज़माने में उससे अवगत नहीं थे, और आप जिससे अवगत हो पा रहे हैं, हो सकता है उन सारी चीज़ों में बहुत सारी भिन्नताएं भी हों जिनसे आज हम सब अवगत हैं। लेकिन जैसा कि प्राचीन खगोलीय प्रमाण हमें अब तक प्राप्त होते हैं पुरावशेषों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की खगोलीय जानकारियों के, या फिर जो है तमाम अन्य माध्यमों से, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो जो हमें लेख प्राप्त होते हैं उनमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो मानते थे कि ये पूरा भगोल, यानी पूरा उनका जो आकाश है वो कहीं पर यूं टिका हुआ है, एक गोल गुम्बदाकार आकृति बनी हुई है, उस पर जो तारों के दीपक हैं वो यूं लटके हुए हैं। उन दीपकों से क्या होता है, कुछ दीपक उनमें से अपना स्थान बदलते हुए नजर आते थे। उन्होंने उसका नाम बांडर रखा, जैसे कि मैंने पूर्व की कुछ मालाओं में भी आपको बताने की कोशिश की है, जिनका अर्थ होता है प्लेनेट, ग्रह, या फिर घूमने वाली चीज़ें। और फिर वो 5 प्लेनेट्स को नेक्ड आई से ऑब्जर्व करते थे। तो उन्होंने ऐसे करके 5 ग्रहों की खोज कर ली थी। ये मैंने पुरानी प्राचीन मालाओं में बताई है। आज हम इससे आगे की बात करेंगे। तो उन्हें लगता था कि एक्चुअल में ये जो झुका हुआ पूरा आसमान है, एक आकाश जो झुका हुआ है,
वो क्या है, वो उनकी एक मिस्र के जो निवासी थे, वो लोग जो थे रहने वाले उस ज़माने के, वो मानते थे कि वो जो एक झुकी हुई जो है पूरा आकाश है, उसमें उनकी कोई देवी हैं जिनका नाम नुत है, और वो नुत देवी जो हैं वो इस हिसाब से झुकी हुई हैं, और उनके यूं कहें बैक पर पूरे तारे जो हैं वो तारों की देवी हैं। उनके शरीर पर पूरा तारे यूं यूं इंगित हैं, और पूरा ये ऐसे झुका हुआ है, और उस पर सूर्य एक तरफ से उनकी बैक पर या पीठ पर यूं जाता है और सूर्योदय हो जाता है, यूं जाता है सूर्यास्त हो जाता है। तो इन सारी प्राचीन खगोलीय जानकारियों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि आकाश का प्रकटन जो है मानव का, कुछ लोगों के सभ्यताएं जो थी वो ये मानती हैं लगभग 5000 साल पुराना है। उसके बाद से और तमाम प्रकार की खगोलीय जानकारियाँ, विस्तृत जानकारियाँ हमें प्राप्त होती रहीं। लेकिन फिर इन सारी चीज़ों को जो देखते थे, उनको वो चाहते थे कि इन चीज़ों को लिपिबद्ध, क्रमबद्ध या फिर पांडुलिपि के तौर पर, जैसे आज आप मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं, उनके तौर पर लिखा जाए, या फिर उन चीज़ों को देख लिया, देखने के बाद कुछ चित्र बनाए जाएँ। तो चाहे वो प्रागैतिहासिक काल की चीज़ें हों या उससे पहले की चीज़ें हों, जब मानव ने पहले तो पत्थरों के औजार बनाना शुरू किया, उसके बाद में जो है आपके ब्रॉन्ज, कांसे वगैरह के, फिर जो है विभिन्न प्रकार के लोहे के औजार बनाना, और आज हम जो है देख रहे हैं कि 20वीं सदी आते आते मानव जो है वो गगन विहारी बन चुका है, यानी अब विस्तारित ब्रह्मांड की यात्राओं पर निकलने की कोशिशें कर रहा है। चाहे वो 20 जुलाई 1969 का दिन हो, तब से मून पर कदम रखा हो, उसके बाद में तमाम और वैज्ञानिक गए हों, या फिर अन्य जगहों पर अब जाने की तैयारियां हो रही हों। तो ये सब जो है आज की आधुनिक खगोल विज्ञान के कारण संभव हो पा रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अचानक ये सब कुछ उद्घाटित हुआ, ये एकदम यूं ही पॉसिबल हो गया, यूं ही संभव हो गया। इनके पीछे गहन सोच, शोध और विभिन्न प्रकार की खगोलीय गतिविधियों को अंजाम देने वाले हमारे प्राचीन खगोल वैज्ञानिक ही थे। चाहे वो पूरी दुनिया के बर्ड साइंटिफिक कम्युनिटी के वैज्ञानिक रहे हों या भारत के वैज्ञानिक रहे हों, तो यूँ नहीं कह सकते कि स्पेशली किसी एक का ही इसमें योगदान था। और उस ज़माने में बहुत सारे लोग जो हुआ करते थे वो अपनी खगोलीय गणनाएं किया करते थे। जैसे आज के ज़माने में हमारे बर्ड साइंटिफिक कम्युनिटी में जो मॉडर्न बर्ड साइंटिफिक कम्युनिटी है 21st सेंचुरी, 21वीं सदी की, वो करती है, तो उन्हीं के माध्यम से वो देखा करते थे कि एक्चुअल में ये जो तारों के रूप हैं ये किसी चीज़ से बंधे हुए हैं। कुछ आकृतियाँ उन्हें नज़र आती थी, उन आकृतियों को उन्होंने कॉन्स्टलेशंस नाम दिए। तो मैंने बताया था आप लोगों को कुछ पीछे की सीरीज़ में कि जैसे कि 28 कॉन्स्टलेशंस को डिफाइन किया। आज हम देखते हैं कि 88 कॉन्स्टलेशंस हैं, 88 तारामंडलों में डिवाइड किया है। तो उस ज़माने में फिर उन्होंने जो सारी चीज़ों को देखते थे उनकी कुछ आकृतियाँ बनानी शुरू की, और उन आकृतियों को वो यूँ माना जाता है, ये प्राचीन खगोलीय प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं आधुनिकतम विज्ञान में, कि एक्चुअल में वो लोग जो थे वो आज से लगभग 6000 साल पहले, अगर हम यूँ कहें, कि उन्होंने अक्षरों का ज्ञान होना शुरू किया। उन्होंने अक्षरों के ज्ञान की प्रणाली को विकसित किया, और उन्होंने लिपिबद्ध किया, इन सारी चीज़ों को पांडुलिपि बनानी शुरू की। यानी यूँ कहें कि विभिन्न प्रकार की जो अपनी अपनी उस ज़माने की उनकी कुछ अजीब, आज के हिसाब से कह सकते हैं, वो भाषाएं रही थी जिससे आपस में वो लोग वार्तालाप करते थे। उस वार्तालाप के अनुक्रम को आगे बढ़ाते हुए तो उन्होंने क्या किया कि वो लिखना शुरू किया, यूँ कहें कि अक्षर ज्ञान शुरू कर दिया, और अक्षर ज्ञान का भंडार उन्होंने विभिन्न प्रकार के अक्षरों से, चाहे वो मछली की शेप में उनके द्वारा बनाई गई कुछ आकृतियाँ हों, या फिर 3 डंडे ऐसे ऐसे जो लॉक्स टाइप की खड़ी हुई चीज़ें नजर आएँ। तो कुछ लोग मानते थे कि ये जो है वो प्राचीन खगोलीय कुछ प्रमाण हैं जो उनकी अक्षर ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो आज भी मानव सभ्यता की समझ से परे हैं, नहीं समझ पाते हैं कि उनके द्वारा वो कौन सी भाषाओं में क्या चीज़ों को उन्होंने उकेरा था, इंगित किया था, लिखा था। चाहे हम बात करें फ्रांस की गुफाओं की, दक्षिण पश्चिमी फ्रांस की गुफाओं की, जहाँ पर लेस्काउस की गुफाओं में हमें कुछ ऐसे भित्ति चित्र प्रागैतिहासिक काल में प्राप्त होते हैं जिनके माध्यम से उन्होंने विभिन्न प्रकार की आकृतियों को उकेरा, जो है चाहे वोल्टेयर, डैन्यूब, बेगा की फॉर्म में स्टार्स हों, ग्रीष्म त्रिकोण जिसे आज समय ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो विश्व की पहली नक्षत्रशाला रही थी, जो 16,500 साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, यानी प्राचीन खगोल विज्ञान के जो लोग थे, उनके द्वारा बनाई गई थी दक्षिण पश्चिमी फ्रांस की लेस्काउस गुफाओं में। या फिर उन्होंने इन सारी चीज़ों जब वो देखते थे तो उन्होंने सोचा, उन्हें बड़ा विस्मित करता था मून, जो चंद्रमा, तो उन्होंने सोचा कि यार ये चंद्रमा जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। तो उन्होंने वुड फॉर्म लगा दी, लकड़ी की अवस्थाओं को प्रदर्शित किया, चारों तरफ से बीच में एक चंद्रमा को बना दिया अपने अकॉर्डिंग, काठ की लकड़ियों के माध्यम से, और चारों तरफ से काठ की लकड़ियां यूं लगा दी। तो उन्होंने माना कि ये जो है वो बीच में ब्रह्मांड के सेंटर में गई चंद्रमा, और ये चारों तरफ इसके जो है वो लकड़ी की फॉर्म, जो वुड फॉर्म, वो ब्रह्मांड की सीमा, रिप्रेजेंट द लिमिट ऑफ द यूनिवर्स एज वेल, ब्रह्मांड की सीमा होगी कहीं पर, बहुत सारी चीज़ें। और पंखों के रूप लगाए उन्होंने, जो पंख थे उन्हें
पिरोया, उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि एक्चुअल में ये जो है ये इंगित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, ये जो है बताते हैं कि एक्चुअल में ऐसे करके ये तारे निकलते हैं। तो विभिन्न प्रकार के खगोलीय प्राचीन प्रमाण आज हमें यहाँ पर अपने जो 21वीं सदी है यहाँ पर बहुत सारे प्रमाण प्राचीन ज़माने के प्राप्त होते हैं। तो उनके माध्यम से कह सकते हैं उनका जो परिचय था आकाश से वो बहुत पुराना रहा होगा, और उसी परिचय को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए विस्तृत ज्ञान की परिकल्पना को साकार करते हुए विभिन्न प्रकार के खगोलीय माध्यम को, चाहे फिर आधुनिक खगोल विज्ञान हो या फिर हम प्राचीन खगोल विज्ञान का वर्णन करें, तो देखें कि हम उन्होंने द्वारा जो थे वो प्राचीन खगोलीय उपकरण यानी एंशियंट एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हों, या फिर उनके द्वारा 6th सेंचुरी में, चाहे वो 6वीं शताब्दी की हम बात करें, इमेगो मुंडी, या फिर जो कहें कि विश्व का पहला मानचित्र जिसे माना गया था, बाद में तो एनेक्सिमेंडर वगैरह और तमाम लोग आए, उनके द्वारा तमाम मानचित्रों का निष्कर्षण किया गया, बनाया गया, लेकिन हमें प्राप्त होता है कि वो 6वीं शताब्दी में उनके द्वारा इमेगो मुंडी नाम की एक चीज़ बनाई गई थी, गोल चकती जैसी, और उस पर उन्होंने ऐसे चौकोर चकती टाइप की गोल करके कटिंग करके उसकी कुछ हेक्सागोनल जैसी शेप्स होती हैं, तो उन्होंने देखा कि एक्चुअल में ये जो हैं वो हैं क्या, वो उन पर उन्होंने बीच में जो है बेबीलोन को बना दिया और 7 महाद्वीप 7 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाया। तो उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे करके ये दुनिया के विश्व के केंद्र में बेबीलोन है, वो ये बता पा रहे थे, जान पा रहे थे, और ये ऐसे ऐसे 7 महाद्वीप हैं। उनके माध्यम से उन्होंने विश्व के पहले मानचित्र बनाने की भी कोशिश की थी, आज से जो है 6 सेंचुरी पहले, 6वीं शताब्दी की हम बात करें। और उसी समय जो है उसके बाद फिर 5th सेंचुरी में, चाहे हमारे भारत में जो आर्यभट्टा की कहानी हुई 499 ईसा पूर्व की, तो बहुत सारी खगोल वैज्ञानिक जो थे उसी समय विश्व के खगोल वैज्ञानिक थे। सेम समानांतर हम यूँ कहें कि भारत में भी हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्राचीन खगोलीय उपकरणों का निर्माण कराया गया, चाहे वो सवाई जयसिंह हों या फिर सवाई जयसिंह के पुत्र माधो सिंह हों। जयसिंह जिन्होंने, आप जानते होंगे कि जयपुर का निर्माण जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण किया था, और उन्होंने भारत के 5 जगहों पर प्राचीन खगोलीय उपकरणों का संग्रह स्थापित कराया था। ऐसा माना जाता है, ऐसा कुछ प्राचीन प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं कि उलूग बेग द्वारा बनाई गई समरकंद में जो नक्षत्रशाला, या यूँ कहें एक प्रकार से प्राचीन खगोलीय उपकरणों का जो संग्रह था, उनको प्राचीन प्रमाण को फाइंड आउट करके, देख करके, समझ करके, उनके भित्ति चित्रों के माध्यम से या फिर तमाम अन्य चीज़ों के माध्यम से जो जानकारियाँ कलेक्ट हुई, उनके आधार पर जो सवाई जयसिंह थे, जयसिंह जिनका नाम सवाई पड़ा, आपको एक जानकारी और ऐड कर दें इसमें, क्योंकि सवाई का मतलब होता है सवाई यानी 1 रुपये 100 पैसे, 100 पैसे का मतलब होता है 100 पैसे, यानी 100 पैसे मतलब 100 पैसे, और 1 रुपये 25 पैसा यानी सवा पैसे। तो मतलब यूँ कहें कि 100% से भी ऊपर यानी अबव 100%, यानी एक्यूरेट से भी एक्यूरेट, यानी इसमें अब 99.9999% नीचे जाने की भी कोई संभावना नहीं। 0.00111% यानी बहुत कम भी अगर हम कहें तो उसमें भी कोई ये संभावना ना कि ये 100% से कम हो जाए, यानी हमेशा ऊपर रहे, 100 से ऊपर यानी 125, यानी यूँ कहें कि वो जो है सवाई। तो लोग उन्हें मानते थे कि इनकी जो एक्यूरेसी है, या फिर जो राजा है हमारे, उनके द्वारा बनाए गए यंत्रों की जो एक्यूरेसी आती है, कैलकुलेशंस आती है, वो 100%, और ये सवाई हैं, सब पर सवाया पड़ते हैं, यानी सबसे बड़े राजा, यानी उनके अकॉर्डिंग माने जाते थे। आज से 300 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उनके द्वारा 18वीं सदी की बात करते हैं। तो उन्होंने भारत के 5 जगहों पर कुछ प्राचीन खगोलीय यंत्रों का निर्माण कराया, जिन्हें आप लोग जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। हाँ, वही जंतर मंतर जिन्हें आप देखे हैं कुछ लोगों के द्वारा, जैसे कि आपने दिल्ली में हो गया, जयपुर में हो गया, वाराणसी में हो गया, उज्जैन में हो गया, और आपके जो है मथुरा में हो गया। तो ये 5 जगहों पर उनके द्वारा प्राचीन खगोलीय यंत्रों का निर्माण कराया गया, जिन्हें जंतर मंतर के नाम से भी जानते हैं। अब जंतर मंतर का बेसिक मतलब क्या होता है? जंतर मीन्स कैलकुलेशंस, और मंत्र मीन्स जैसे कि आप लोग जहाँ पर प्राचीन खगोलीय उपकरण, माने यूँ कहें कि जिससे प्राचीन खगोलीय उपकरणों से आप गणनाएँ, कैलकुलेशंस कर सकें, उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की खगोलीय गणना ले सकें, उन्हीं यंत्रों को जंतर मंतर के नाम से कहा जाता है। तो उन्होंने इन भारत के 5 जगहों पर जो उपकरण लगाए, उनमें से चाहे वो राम यंत्र हो, राम यंत्र का मतलब होता है कि जैसे उसमें एक पूरा ऑड एंड इवन नंबर में मिला करके बनाई जाती हैं दो, एक हिसाब से यूँ कहें कि 2 पूरी बिल्डिंग्स होती हैं, हाफ बिल्डिंग, 2 बिल्डिंगों को मिला करके कंप्लीट गोल बिल्डिंग बना दी। उसमें एक तरफ ऑड, एक तरफ इवन, सम और विषम संख्याओं में विभाजित करके बीच में एक लॉग लगा दिया ऐसे ऐसे लट्ठा, तो उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उनमें जगह जगह छेद होते हैं। उन छिद्र के माध्यम से क्या होता है कि वो सूर्य की लाइट जब पड़ती है तो उस पर पड़ेगी, जो पोल लगा हुआ है बीच में, लॉग लगा हुआ है, उस पर पड़ेगी, उसके बाद में उसकी छाया बनेगी। तो वो छाया कहाँ पर बन रही है,
उनके माध्यम से, छाया के माध्यम से वो लोग जो है वो पहचान लेते थे कि इस समय पार्टिकुलर टाइम पर समय, दिन, देशमान, परिस्थिति कौन सा समय हो रहा है। और प्राचीन खगोलीय यंत्र भी थे